हेलो दोस्तों, अप्पू की पाठशाला और ई विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे कि आप जानते हो, हम लोग पाठ 9 कर रहे थे आपका क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण आपके इतिहास की किताब से। उसके बहुत सारे विषय हमने पहले से कर लिए, अगर नहीं देखा है जाके आप जल्दी से देख सकते हो। तो जैसे कि आप जानते हो की पढ़ने वाला आज क्या है, आम्र बंगाल नजदीक से एक तरफ। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो, मैं एक बंगाली हूँ और जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें पता ही है कि आपकी अप्पू मैम बंगाली है। और थोड़ा बहुत हम आपको बताने वाले हैं, थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। गप्पे शप्पे भी मारेंगे, लेकिन विषय को शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ था। देखिए, हमने शुरुआत में शायद पढ़ा था मलयालम भाषा के बारे में, कि मलयालम भाषा का विकास हुआ था। तो वैसे ही बंगाली भी एक भाषा होती है और उसका भी विकास संस्कृत से ही हुआ है, ठीक है। तो ये जो बंगाली है, देखिए 2 तरीके की बंगाली होती है। एक तो होती है स्वतंत्र बंगाली, यानी कि जो लोगों द्वारा रची गई है, जो बनाई है लोगों ने अपने शब्द, बहुत से अलग अलग शब्द डाल के, कहीं से प्रेरणा लेके उन्होंने एक स्वतंत्र भाषा बना दी है बंगाली। दूसरी जो सबसे पहले आई थी इस स्वतंत्र भाषा से, स्वतंत्र बंगाली से भी पहले, वो थी संस्कृत से ऋणी बंगाली, यानी संस्कृत से उधार ली हुई बंगाली। बंगाली संस्कृत से आई है, ये आपको याद रखना है। हम मानते हैं कि बंगाल में लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, बात तो सही है, बंगाली भाषा ही बोलते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बंगाली संस्कृत से ली गई है, बंगाली खुद से उत्पन्न नहीं हुई है। एटा संस्कृत के निया हुई छी, है ना। कौन कौन में बंगाली है, नीचे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो भाई ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी में, ठीक है, 4वीं या 3वीं शताब्दी, बहुत पुरानी बात चल रही है यहाँ पे। मगध यानी कि दक्षिण भारत, मगध बहुत लोगों की राजधानी भी रह चुकी है, उसमें बहुत सारे राजवंश भी पनपे हैं। तो दक्षिण बिहार में मगध पड़ता है, मगधा भी बोला जाता है इसको। बंगाल और संस्कृत के बीच संबंध विकसित हुए और प्रभावशाली भाषा बन गई। क्या होता था ना दोस्तों कि ये चीज समझ नहीं आ रही है कि संस्कृत से बंगाली कैसे निकली है। कभी संस्कृत तो इस्तेमाल ही नहीं हुई बंगाल के अंदर, कभी बंगाल में संस्कृत का नामो निशान भी नहीं मिला। अगर ये समझ लीजिए, ये संस्कृत भाई जी है, ठीक है, ये हमारी संस्कृत माँ है और संस्कृत से निकली है बंगाली। लेकिन संस्कृत बंगाल या कोलकाता, यानी बंगाल हमारे पूर्वी भारत के अंदर कहीं था ही नहीं, तो उसमें से बंगाली कैसे निकल गई, ये देखने वाली बात है। तो वो ऐसे निकली कि दक्षिण बिहार में, यानी मगध में, बहुत से ब्राह्मण रहते थे। आप जानते हैं ब्राह्मण बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं, वेदों का ज्ञान रखते हैं, संस्कृत के ज्ञाता होते हैं। तो दक्षिण बिहार और बंगाल का हमेशा एक पास रहने वाले वो है ना, ये पास रहने वाले राज्य हैं। तो इनका हमेशा से ये दोनों जुड़े रहते थे एक दूसरे से। तो जो संस्कृत का जो ज्ञान भंडार जो भी आया है ना बंगाल में, वो आया है दक्षिण बिहार से, यानी मगध से आया है। मगध और बंगाल का बहुत पुराना रिश्ता था और वहां के बहुत से ब्राह्मण बंगाल में आके स्थित हो गए थे। तो उन्होंने फिर संस्कृत की स्थापना शुरू करी, उन्होंने संस्कृत भाषा बोलनी शुरू करी, फिर संस्कृत से बंगाली उन्होंने निकाली। अब आपको पता चली गया होगा कि संस्कृत से बंगाली कैसे निकली, जबकि संस्कृत तो बंगाल में कहीं बोली ही नहीं जाती थी। वो कहाँ से आई है, वो आई है भाई सफर करके दक्षिण बिहार से, यानी कि मगध से, ठीक है। 4वीं शताब्दी में गुप्त शासकों ने, गुप्त यानी कि गुप्ता वंशज की बात हो रही है, गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है, तो उत्तर बंगाल को नियंत्रित किया और ब्राह्मण वहां बस गए। देखिए यहाँ पे हमारा पंक्ति आ गया है कि 4वीं शताब्दी के अंदर गुप्ता वंशज दक्षिण भारत मगध को संभाल रहे थे, बिहार को संभाल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को बंगाल भेज दिया। तो बंगाल भेजने के बाद बहुत से ब्राह्मण वहां गए, वेदों का ज्ञान रखा, संस्कृत भाषा बोलनी शुरू करी और फिर संस्कृत से धीरे धीरे एक बंगाली भाषा बाहर आई। ऐसे बंगाली भाषा संस्कृत से बनने के बाद एक स्वतंत्र बंगाली बनी थी, ठीक है। एक बंगाली है जो संस्कृत से ली गई है और दूसरी बंगाली है जो लोगों द्वारा, वहां के क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा ऐसे ही बनाई गई है, ठीक है। इस प्रकार मध्य गंगा घाटी, बिहार, यूपी, यूके में भाषाएं, यूके यानी कि उत्तराखंड यहाँ पे मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, यूके
में भाषाएं संस्कृतियां मजबूत हो गई। तो वही बिहार में ले लीजिए, बंगाल में ले लीजिए, उत्तराखंड में, हर जगह ब्राह्मणों की वजह से संस्कृत वहां पनपा, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत जानते थे और संस्कृत से ही बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ। ऐसे ही बंगाली भाषा का भी जन्म हुआ। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी में आ गए हैं, 14वीं से बिल्कुल शताब्दी 7वीं में आ गए हैं। आपको याद रखना है कि 14वीं शताब्दी में गुप्त वंशज ने ब्राह्मणों को बंगाल में भेजा था, जिससे वो एक नया भाषा वहां निकाल पाए। फिर वहां पे वो नया भाषा निकाले था संस्कृत में से। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री था जुआंगजांग में संस्कृत से संबंधित भाषा का इस्तेमाल पूरे बंगाल में किया जाता था। तो भाई इन्होंने, ये जो नाम मैंने बताया अभी जुआंगजांग, इन्होंने क्या किया, ये चीन से आए हुए एक यात्री थे। तो इन्होंने 7वीं शताब्दी में ये लिखा है दस्तावेजों में कि संस्कृत से ही बंगाली भाषा आई है। तो इन्होंने दस्तावेजों में ये डाला भी है कि संस्कृत से ही बंगाली भाषा आई है। मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ा भी संस्कृत में से आई है। जो मैंने शुरुआत में बोला था, बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो संस्कृत से आई हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं पता था कि बंगाली कहाँ से आई, बंगाली संस्कृत से ही ली गई है। और 2 तरीके की बंगाली होती है, मैंने आपको बताया है। एक है स्वतंत्र बंगाली, जो लोगों द्वारा बनाई गई, और एक है जो किसी से ऋणी करके लिया गया। ऋणी यानी उधार करके, संस्कृत से उधार करके लिया गया। तो ये कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, बहुत सी ऐसी भाषा हैं जो संस्कृत से आई हैं। 8वीं शताब्दी में आ जाते हैं दोस्तों। 8वीं शताब्दी में से बंगाल पालों के अधीन क्षेत्रीय राजा बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ था, अब बंगाल में गुप्ता वंशज को आपको याद रखना है, बिहार में उनका राज था। बिहार से उन्होंने ब्राह्मण भेजे थे। अब बंगाल को कौन संभाल रहा था, पाल वंशज संभाल रहा था बंगाल को। ठीक है, अब वो पाल वंशज के अधीन हो गया था। देखिए, बहुत से अलग अलग राजा आते गए हैं बंगाल के अंदर। कभी किसी वंशज का राज रहा है, कभी किसी साम्राज्य का स्थापति रहा है ये बंगाल। ठीक है, तो बंगाली भाषा जो स्वतंत्र बंगाली भाषा बनी है, उसमें भी वो बहुत दौरों से गुजरी है। वो काफी अलग बनी है। कभी कोई शब्द किसी से आया है, कभी वो किसी से प्रेरणा लेता रहा। तो भाई ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो एकदम समान रूप से ही रही है बंगाली बहुत बार बहुत सारे अलग अलग तरीकों से गुजरी है, अलग अलग साम्राज्यों से गुजरी है, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी अलग होती गई। ठीक है, 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी में आ गए हम लोग। इस पर दिल्ली के सुल्तानों का शासन था। अब क्या हो गया था, बंगाल पाल वंशज से हटकर अब दिल्ली सुल्तान उन्हें संभाल रहे थे। दिल्ली सुल्तान और मुगल सुल्तान यानी कि अकबर। ठीक है, फिर 1586 की बात हो रही है। अकबर ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। इसका अपना विशेष महत्व है। फारसी प्रशासन की भाषा थी, जबकि बंगाली क्षेत्रीय भाषा थी। अब क्या हुआ था ना दोस्तों कि बंगाल अब आ गया था भाई मुगल सल्तनत थी, इनके सुल्तानों के भीतर अब आ गया था बंगाल। ठीक है, आपको याद रखना है अकबर के भीतर आया था। तो अकबर ने हमेशा से ही बंगाल को एक सूबा के रूप में देखा है, मतलब कि उसको हमेशा एक बहुत महत्व राज्य बनाकर रखा, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण माना उसे। ठीक है, और उसने ये अकबर ने, जो मुगल शासक थे अकबर, इन्होंने क्या किया, इनके वक्त में जो भी प्रशासन चलता था ना, जो भी दस्तावेज लिखे जाते थे, सब कुछ उसमें एक भाषा फारसी होती थी। इनका सब कुछ इस्तेमाल सिर्फ फारसी में होता था, लेकिन उन्होंने बंगाली को भी बहुत ज्यादा महत्ता दी, क्योंकि बंगाली क्षेत्रीय भाषा थी, लोगों द्वारा बोली जाती थी, इसलिए उसका भी एक अलग महत्व था ही था। लेकिन आपको याद रखना है कि मुगलों के भीतर जो भी काम होता था वो फारसी भाषा में होता था। ठीक है, फारसी यानी कि पर्शियन। फिर बंगाली साहित्य को 2 श्रेणियों में विकसित करा गया है। 2 श्रेणी कौन कौन सी है दोस्तों? एक बंगाली भाषा वो है जो संस्कृत से आई है, और दूसरी जो स्वतंत्र बांग्ला है, यानी कि जो खुद से बन गई थी, खुद से कैसे करके लोगों द्वारा बन गई थी। तो 2 भाषाएं विकसित हुई हैं, 2 बंगाली भाषाएं हमेशा से रही हैं। ठीक है, 2 बंगाली साहित्य भी हमेशा से रहे हैं, मतलब इसमें किताबें दस्तावेज उल्लेख अलग मिलेंगे और इसमें किताबें दस्तावेज उल्लेख अलग मिलेंगे।
ठीक है। तो स्वतंत्र संस्कृत महाकाव्य मंगला काव्य स्थानीय देवताओं से संबंधित शुभ कविताएं थी। देखिए अब इसकी जो बात हो रही है पहले में आता है, संस्कृत से आई हुई बंगाली में हम कुछ कविताएं और कुछ दस्तावेज देखेंगे, उनका नाम है मंगला काव्य। ठीक है, दस्तावेज यानी कि आप किताबें ले लीजिए, मंगला काव्य जो संस्कृत से आई हुई बंगाली में लिखी गई थी। ठीक है, पहले वाले में इसका नाम है मंगला काव्य। मंगला काव्य में आपको कविताएं मिल जाएंगी, भगवान देवता देवी से मिली जुड़ी कविताएं और दस्तावेज मिल जाएंगे। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में लिखा गया था दोस्तों? संस्कृत से आई हुई बांग्ला में। बार बार समझा रही हूँ अच्छे से क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ये विषय, लेकिन समझ जाएंगे। ठीक है, और भक्ति साहित्य जैसे वैष्णव भक्ति आंदोलन के नेता चैतन्य देव की जीवनी, ये भी संस्कृत से आई हुई बांग्ला से लिखा गया था। इसके अंदर क्या लिखा गया है? भक्ति साहित्य आपको मिल जाएगा। वैष्णव भक्ति आंदोलन जब हुआ था, विष्णु आंदोलन जब हुआ था, तो उसके जो नेता थे यानी कि चैतन्य देवा, तो चैतन्य देवा की जीवनी आपको मिल जाएगी। ये चैतन्य देव है जो कहते हैं कि कृष्ण का रूप माने जाते थे। तो चैतन्य देव की जीवनी और उनके ऊपर वैष्णव भक्ति की साहित्य और भी भक्ति साहित्य, ये सब भी संस्कृत से आई हुई बांग्ला से लिखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, दो दस्तावेज हमें मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि एक संस्कृत से आई हुई बांग्ला है। उस संस्कृत से आई हुई बांग्ला से दो दस्तावेज हमें मिलते हैं, दो लिखी हुई चीजें हमें मिली हैं। एक है मंगला काव्य, यानी कि देवी देवताओं से संबंधित कुछ उसमें लिखा हुआ था, उसे मंगला काव्य कहते हैं, और मतलब विषय देवी देवता था। दूसरा है भक्ति साहित्य और चैतन्य देव की जीवनी, ये सब सांस्कृतिक बांग्ला इस्तेमाल करके लिखी गई थी। अब दूसरा आता है स्वतंत्र बांग्ला, यानी कि लोगों द्वारा बनाई गई बांग्ला। इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई थी ये जरा देखते हैं। दूसरे में आता है नाथ साहित्य, ये वो है स्वतंत्र बांग्ला की अब हम बात करेंगे। ठीक है, ये स्वतंत्र बांग्ला है यानी लोगों द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर इस भाषा में लिखा हुआ आपको क्या क्या मिलेगा? इस भाषा में मिलेगा आपको नाथ साहित्य लिखा हुआ है स्वतंत्र बांग्ला से, जिसके अंदर साहित्य एक शाखा, ठीक है, जैसे मयनमती, ठीक है, ये लिखा गया है मयनमती। नाथ साहित्य, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की कहानियां, ठीक है, परियों की कहानियां, परियों की कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत शामिल थे। तो बहुत सारी चीजें स्वतंत्र बांग्ला में लिखी गई हैं दोस्तों, जैसे कि नाथ साहित्य, मयनमती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की कहानियां, लोक कथाएं, परी कथाएं और गाथा गीत, ये सब स्वतंत्र बांग्ला में लिखे गए हैं। ठीक है, स्वतंत्र बांग्ला यानी कि ऐसी बंगाली जो संस्कृत से नहीं आई थी, जो खुद बन गई थी। ठीक है, तो लोक कथाएं क्या होती है? पुरानी पारंपरिक कथाओं को लोक कथाएं कहते हैं। पारंपरिक जो बहुत पुराने काल से चली आ रही है, जैसे कि ये कुछ इस तरीके की देख लीजिए, ये बहुत पुरानी है, लिटिल रेड राइडिंग हुड, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। कितनी पुरानी कहानी है बच्चों की। सुधा मूर्ति, इसकी ये भी बहुत पुरानी पौराणिक कहानियां हैं। या महाभारत ले लीजिए या फिर आप रामायण ले लीजिए, ये भी बहुत पुरानी गाथाओं में आता है। परियों की कहानियां, ये भी स्वतंत्र बांग्ला में लिखी गई हैं। परियों की कहानियां जैसे कि हैंसल ग्रेटल, और इसको आप तो जानते हो कि किसी ने इसकी मूवी देखी है क्या? कौन है जल्दी बताओ। ये मैंने देखी है इसकी मूवी, बहुत बार देखी है, ये मैं भी नाम भूल गई। रेपंजल, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते थे, वो बालों को रस्सी से ऐसे नीचे करके झूलती थी, याद है? ये एक अच्छी बहुत अच्छी मूवी है। सिंड्रेला की कहानियां भी तो सुनी है। तो ये सब परियों की कहानी है, मनगढ़ंत कहानियां, ये सब भी स्वतंत्र बांग्ला में लिखी गई हैं। और गाथा गीत, कविताएं या गीत जो एक कहानी कहते हैं। ठीक है, कोई कविता है जिसे आप गीत की तरह भी गा सकते हैं, जैसे कि वंदे मातरम, ये एक कविता है, लेकिन हम इसे गीत की तरह गाते हैं ना, सुबह सुबह प्रार्थना में वंदे मातरम गाते हैं ना, तो ये कविता है जो गीत की तरह, तो इसको गीत कथा कहते हैं। तो दो अलग अलग, मैंने आपको बता दिया, दो अलग अलग भाषाएं हैं। एक है स्वतंत्र बांग्ला, एक है संस्कृत से उधार ली हुई बांग्ला, संस्कृत से निकल के आई हुई बांग्ला।
ठीक है, आपको याद रखना है कि संस्कृत से आई हुई बांग्ला किन किन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करा गया है। उसे इस्तेमाल किया गया है मयनमती, चैतन्य देव की जीवनी में, है ना, हमने भी पढ़ा। और स्वतंत्र बांग्ला में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं जो हमने पढ़ा। परियों की कहानियां लिखी गई हैं, गीत गाथा लिखी गई है, पौराणिक कहानियां लिखी गई है ना, नाच साहित्य लिखा गया है। तो ये सब हमने अभी पढ़ा। ये 2 तरीके की भाषाएं बनी थी बांग्ला हमारे बंगाल के अंदर, पूर्व बंगाल के अंदर। एक है संस्कृत से निकली हुई, और एक है स्वतंत्र बंगाली। पाठ और पांडुलिपि पहली श्रेणी से संबंधित है और आसानी से 15वीं और 18वीं शताब्दी के अंत में आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है, जो पहला वाला था ना पहला वाला था संस्कृत से ली हुई बंगाली, है ना, तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि वो उसके दस्तावेज संस्कृत से ली हुई बंगाली जहां जहां भी इस्तेमाल हुई है वो आराम से लोगों को मिल गई थी। ठीक है, 15वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में वो सबको आराम से मिल गई थी। लेकिन जो दूसरा वाला स्वतंत्र बंगाली में लिखी हुई चीजें थी वो लोगों को नहीं मिली, वो मिली ही नहीं। बहुत मुश्किल था पता करना कि वो कौन से सन में लिखी गई है। पहली संस्कृत बंगाली वाला तो पता चल गया सबको कि वो साहित्य कहाँ से आ रहे हैं, कब लिखे गए थे, लेकिन दूसरे वाले का कुछ भी पता नहीं चला। तो इसलिए हमेशा स्वतंत्र बंगाली को कोई देखता नहीं है, महत्वपूर्णता नहीं देता है। हमेशा यही माना जाता है कि संस्कृत से ही बंगाली पनपी है, बस कोई स्वतंत्र बंगाली की बात नहीं करता है, क्योंकि उसके बारे में कोई स्रोत ही नहीं मिला, कोई दस्तावेज ही नहीं मिले। अभी हमने बोला ना, परियों की कहानियां, गाथाएं वगैरह, नाच साहित्य, ये सब मिले ही नहीं। इनका पता ही नहीं चल पाया कि कौन से सन से आ रही है। दूसरी श्रेणी को मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था, मतलब लोगों को, जिन जिन लोगों ने वो कविताएं, वो परिकथा, ये सब पढ़ी थी, बस वो पढ़ी हुई उनको याद है। लेकिन लोग तो बनाकर भी बोल सकते हैं, बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल दो। लोगों को तो स्रोत चाहिए होता है ना, लोगों को चाहिए कि हाँ ये सामने ला कर दो तो माने, लेकिन वो सामने तो मिल ही नहीं पाई, वो कहाँ खो गए पता नहीं। ठीक है, और आंशिक रूप से पूर्वी बंगाल के रूप में जाना जाता था। तो ये जो स्वतंत्र बांग्ला बनी थी, इसको बोल दिया गया कि जो पूर्वी बंगाल है ना, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान एक वक्त पे उसको बोला जाता था। जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तब पाकिस्तान के पास हमारा पूर्वी बंगाल चला गया था, जिसको आज के वक्त पे बांग्लादेश बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा बोल दिया गया है कि स्वतंत्र बांग्ला बांग्लादेश की है। ठीक है, बंगाल की नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की नहीं है, वो बांग्लादेश की है। ठीक है, जो संस्कृत से निकली हुई है वो भारत के अंदर निकली है। तो ब्राह्मण का प्रभाव भी कमजोर था। देखिए, जहां पे स्वतंत्र बांग्ला खुद से बनी है वहां पे कोई भी ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि सीधी सी बात है, जहां पे ब्राह्मण होते वहां से संस्कृत, देखिए बिहार से ब्राह्मण आए बंगाल के अंदर, तभी तो उन्होंने संस्कृत पढ़ाया, संस्कृत से बांग्ला निकली। लेकिन जो स्वतंत्र बांग्ला बनी है वो किसी संस्कृत को इस्तेमाल करके नहीं बनी है, किसी ब्राह्मण के नजरिए से नहीं बनी है। ठीक है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसको निर्धारित नहीं किया। कभी भी स्वतंत्र बांग्ला को कभी देखा ही नहीं गया। स्वतंत्र बांग्ला बनी भी है, किसने बनाई, क्या कुछ साहित्य थे, क्या वो खुद से बनी हुई बांग्ला थी, बताओ क्यों बनी, मतलब कैसे बनी थी, वो कभी नहीं माना गया, क्योंकि उसके पास वो बांग्ला है, हमारे स्वतंत्र बांग्ला बनी है, इसका कोई सबूत ही नहीं मिला। लेकिन संस्कृत से निकली हुई जो बांग्ला थी उसका सबूत हमेशा मिला है। ठीक है, तो पाठ और पांडुलिपियां पहली श्रेणी, देखिए कुछ इस तरीके से दस्तावेज मिले संस्कृत से निकली हुई बांग्ला के, कि निकला है ना, हमें पता चल रहा है ना, चलिए अच्छा है, ठीक है, सबूत मिल गया है। लेकिन दूसरे वाले का कभी नहीं मिल पाया, स्वतंत्र बंगाली जो बनी उसका कभी नहीं निकल पाया। तो इस विषय में हमने यही पढ़ा कि बंगाली 2 तरीके की थी। दूसरी थी स्वतंत्र, पहली थी संस्कृत माँ से निकली हुई बंगाली। संस्कृत माँ से निकली हुई बंगाली में बहुत सारे दस्तावेज मिले, लोगों को सबूत मिला कि हाँ संस्कृत से निकली बंगाली एक है, लेकिन स्वतंत्र बंगाली का कोई भी सबूत नहीं मिला। इसलिए हम सिर्फ यही जानते हैं कि संस्कृत से निकली हुई बंगाली है, बस। ठीक है, तो हमने पढ़ा, सारे के सारे सबूत पढ़े, साहित्य पढ़े कि संस्कृत बंगाली का क्या साहित्य है और स्वतंत्र बंगाली का क्या साहित्य है। संस्कृत बंगाली निकली कैसे, जबकि बंगाल के अंदर तो संस्कृत कोई बोलता ही नहीं था, संस्कृत का थोड़ा सा भी कुछ नहीं था वहां पे। तो बिहार से ब्राह्मण
बंगाल में आए थे और बंगाली भाषा बहुत बार बदली भी है, क्योंकि बहुत से अलग अलग साम्राज्य बंगाल में नियंत्रण लिया था, बंगाल को उन्होंने नियंत्रण लिया था अपने में, तो बहुत बार बंगाली बदली भी है। ठीक है, थोड़ा सा विषय अटपटा है, मुझे पता है विषय अटपटा है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से धीरे धीरे करके समझाया जिससे आपको ढंग से समझ आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको समझ आया होगा, बड़ा अटपटा सा विषय था। बाकी इसके बाद वाला विषय है पीर और मंदिर। तो भाई इस पीर और मंदिर वाले विषय में हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान जरूर रखिएगा। আসছে না এখানে, ঠিক है, তাড়াতাড়ি এসে যান, আমরা এটাকে দেখবো আর কিছু খেয়ে নেবে, कुछ खा लेना, कुछ पी लेना शान से एकदम बढ़िया से, फिर पीर और मंदिर वाले इस विषय में जल्दी से मिलते हैं। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।